जैसा कि हम जानते हैं कि हर साइकिक का अलग अलग तरीका होता है आत्माओं के साथ कम्युनिकेट करने का। जेम्स प्रांग जो आत्माओं के साथ कम्युनिकेट करते हैं वो मानसिक रूप से करते हैं। वो उन चीज़ों को फील करते हैं जो आत्मा ने उस समय फील की थी, जो वो फीलिंग्स उनके मन तक भेजना चाहते हैं वो भेज पाते हैं, और जो वो दृश्य उन्हें दिखा पाते हैं उन दृश्यों के आधार पर वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन जैसा कि उन्होंने कई बार कहा कि जब एक सोल बात करती है उनसे मानसिक रूप से बात करती है मानसिक तरंगों के द्वारा, तो वो बहुत एकदम जैसे कान में बस कोई फुसफुसा रहा हो, बस कुछ इस तरीके से, या फिर दिमाग में कुछ दृश्य कौंधते हैं, इस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं आत्माओं के साथ। एक केस में जैसा कि हमें पता है कि जेम्स प्रांग इन साइकिक सेशंस की बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं जिसमें अनजान लोग काफ़ी बड़ी संख्या में 100, 150, 200 की संख्या में अनजान लोग आते हैं जिनसे व्यक्तिगत रूप से जेम्स प्रांग परिचित नहीं हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई साइकिक ऐसे होते हैं जो आप ही के विषय में पूछकर घुमा फिरा कर पूछकर आप ही को घुमा फिरा कर आंसर देते हैं, और उनमें उनकी जानकारी में कोई विशेष जानकारी नहीं होती। लेकिन जेम्स प्रांग जो जानकारी देते हैं वो बिल्कुल कुछ भी सामने वाले से पूछे बिना, जब इस तरह की सभाएं वो करते हैं तब उसमें वो सामने वाले से कोई भी जानकारी लिए बिना ये जानकारी प्रदान करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति है वो ये भी ना बताए कि वो अपने किस प्रियजन के विषय में क्या पूछने जा रहा है। तो इसी तरह की एक सभा में जेम्स प्रांग ने अचानक से जो वो बताते हैं कि उन्हें ऐसे लगा जैसे उनका दम घुट रहा है, जैसे उनकी सांस रुक रही है, और उनके सामने एक 20-22 वर्षीय युवक की छवि कौंधी। तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने और जब इस तरह से एक चेहरा उनके सामने आया, उनका ऐसे लगा जैसे उनका दम घुट रहा है, क्योंकि वो आत्मा जो उनसे संपर्क कर रही थी वो अपने मृत्यु के क्षण उन्हें बता रही थी, और उस जो वो व्यक्ति था 20-22 वर्षीय युवक, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। तो वो गला घुटने जैसा ही अनुभव कर रहे थे जेम्स प्रांग। आगे जेम्स प्रांग बताते हैं कि वो एक जो अधेड़ आयु के एक व्यक्ति थे उनके सामने जाकर रुके और उनसे उन्होंने पूछा कि क्या उनकी फैमिली में कोई है जिसने आत्महत्या की है, फांसी लगाकर आत्महत्या की है, क्योंकि वो अपने गले में महसूस कर पा रहे थे उस पेन को, दम घुटने जैसी अवस्था को, और क्या उसकी आयु 20-22 वर्ष के करीब है। तो इस पर वहाँ से जवाब आया कि हाँ, उनका पुत्र जिसकी आयु लगभग 21-22 वर्ष थी, वो सुसाइड करके, इसी प्रकार फांसी लगाकर उसने सुसाइड किया था। अपने घर के पिछवाड़े में एक पेड़ पर फांसी का फंदा बनाकर उसने सुसाइड किया था। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गिल्ट में थे क्योंकि उन्हें ये लगता था कि उनका जो पुत्र था वो ड्रग्स का आदी था, और उन्हें लगता था कि अगर समय रहते वो अपने बच्चे को ड्रग्स की आदत से बचा पाते, वो किस तरह के दोस्तों के बीच में उठ बैठ रहा है उस पर नज़र रखते, तो शायद ये घटना ना घटती और वो अपने बच्चे को ड्रग्स की आदत से बचा लेते, और अगर ऐसा कर पाते तो आज उनका बेटा उनके साथ होता। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में थे, और इसी गिल्ट की वजह से कई बार वो उस दराज तक गए हैं जहां उन्होंने वो पिस्टल रखी हुई है। कई बार उस पिस्टल को उठाया और शूट करने की इच्छा से उस पिस्टल को उठाया, लेकिन हर बार उन्होंने फिर उसको वापस रख दिया। ऐसा उन्होंने, जब से उनका पुत्र गया है तब से वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है कि वो इस परिस्थिति को सही कर सकते थे। वो अगर चाहते, वो अगर अपने बच्चे पे ध्यान देते तो वो उसकी ड्रग्स की आदत छुड़ा पाते, स्थितियाँ कुछ और हो सकती थी। इस तरह का गिल्ट उनके मन में बहुत ज़्यादा था। तो वो कई बार सुसाइड करने का मन में उनके भाव आया, कई बार वो उस दराज तक पहुँचे, पिस्टल हाथ में उठाई, लेकिन फिर वापस रख दी। तो जो उनका पुत्र जो उनसे कम्युनिकेट करना चाह रहा था, उसने जेम्स प्रांग के थ्रू ये मैसेज उन तक पहुँचाया कि वो ये चाहता है कि उसके पिता इस तरह का कोई कार्य ना करें। अगर उसने सुसाइड किया है तो उसने भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, उसके लाइफ लेसन अधूरे रह गए हैं, और उन लाइफ लेसन को पूरा करने के लिए वो जल्दी ही उनके पास लौट कर आएगा। लेकिन वो गलती ना करें कि वो भी इसी गलती को ना दोहराएं जो गलती उसने करी है।
और वो ऐसा कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि उनका बेटा चाहता है कि वो जीवित रहे, स्वस्थ रहे और अपने लेसन पूरे करें, जीवन को एक अच्छे तरीके से, आनंदपूर्ण तरीके से, शांत मन के साथ जीने की कोशिश करें। ये मैसेज उनका बेटे का अपने पिता के लिए था, उनको इस गिल्ट से बाहर निकालने के लिए था, क्योंकि वो उस गिल्ट में थे कि मेरी वजह से मेरे पुत्र ने इस परिस्थिति में गया, मैं उसे बचा सकता था। तो वो उन्हें बताना चाह रहा था कि गलती उनकी नहीं थी, कसूरवार वो नहीं थे, इसलिए वो इस गिल्ट से बाहर आए। आत्महत्या करने का डिसीजन पूरी तरह से उसी का डिसीजन था और बिल्कुल गलत था, क्योंकि आत्महत्या करने के फौरन बाद, कुछ सेकंड्स बाद ही, जैसे ही उसके प्राण उसकी देह से निकले, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने अपने प्राणों को लेकर कुछ अच्छा नहीं किया और अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है, अपने पिता को इसी तरह का कदम उठाने से रोकना चाहता है। ये केस तो यहीं ख़त्म हुआ, लेकिन इस केस से हम ये बात समझ सकते हैं कि गिल्ट का भाव, जब हमसे एक आत्मा कह रही है कि आपके अंदर अगर किसी भी तरह का गिल्ट है तो उसे जितनी जल्दी आप छुटकारा पा सकते हैं छुटकारा पाएं, क्योंकि गिल्ट का भाव आगे की तरक्की को रोकता है और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोकता है। और बहुत बार तो हम उन चीज़ों के लिए अपने आप को कसूरवार मान रहे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन हाँ, इस तरह के स्थितियां पैदा होती हैं कि हमें ऐसे लगने लगता है कि नहीं, हमारे कंट्रोल में था सब कुछ, जबकि सच ये नहीं था। हर व्यक्ति की, हर आत्मा की व्यक्तिगत रूप से अपने आप को संभालने की भी एक जिम्मेवारी होती है। तो इसलिए इस तरह का कोई भी गिल्ट अपने मन में रखना कि मैं अपने प्रियजन की मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर आपने अपने तरफ से संपूर्ण प्रयास किए हैं, आपके प्रयासों में कमी नहीं है, आपकी भावना में कमी नहीं है, आपके पास धन था, आपने धन खर्च किया, आपके पास शारीरिक सेवा करने की क्षमता थी, आपने शारीरिक सेवा करी, आपके पास उनके मन को हील करने की क्षमता थी, इसलिए आपने उनके मन को हील किया, मतलब जो कुछ भी आप कर सकने की क्षमता रखते थे वो आपने किया। उसके बाद भी अगर आपका प्रियजन चला गया है तो अपने आप को गिल्ट में रखना कि मेरे से कुछ कमी रह गई, मैंने उन्हें कम वक्त दिया, मैंने कम पैसा खर्चा, मैं उन्हें और बेहतर अस्पताल में ले जाता, इस तरह के किसी गिल्ट भाव में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कसूरवार नहीं हैं। आप उन्हें जब हॉस्पिटल में लेके गए, आपने अपनी तरफ से जो नज़दीक से नज़दीक, जो बेहतर से बेहतर आप उनके लिए हॉस्पिटल ढूंढ सकते थे वो आपने किया। अब पैसे की भी एक सीमा होती है, शायद आप उससे बेहतर हॉस्पिटल उनके लिए ढूंढ नहीं सकते थे, पैसे की भी कुछ सीमाएं होती हैं, स्थान की भी कुछ सीमाएं होती हैं, हर जगह पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से आप यदि उनसे दूर हैं, आप फिजिकली जब वो बीमार थे आप उनके साथ नहीं थे, तो गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं फिजिकली उनकी सेवा नहीं कर पाया। आप अगर दूर थे तो आप फ़ोन के माध्यम से उनके मन को हील कर रहे थे, आप फ़ोन के माध्यम से उनसे संपर्क बनाए हुए थे, उनके मन को हील करने की, उनके जो भी आपके बस में था, जो भी आपके लिए संभव था, आपकी परिस्थितियाँ जो कुछ भी करने के लिए आपको अलाउ कर रही थी वो आप उनके लिए कर रहे थे। अगर आप फिजिकली अवेलेबल नहीं हैं तो जिस भी तरीके से आप उनको इमोशनली हील कर सकते थे या धन से उनकी सहायता कर सकते थे, जैसे भी आप कर सकते थे आपने की, तो उसके बाद अपने आप को किसी भी गिल्ट में रखने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है, आप कसूरवार नहीं हैं। वैसे भी मृत्यु अपने निश्चित तारीख पर आती है, 3 तारीखें मृत्यु की निश्चित होती हैं और वो उन्हीं 3 में से किसी एक तारीख पे आती है, बशर्ते कि हत्या या आत्महत्या ना हो। ऐसी स्थिति में अपने मन के अंदर कोई भी अगर गिल्ट है तो प्लीज़ उसे निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके स्वर्गीय प्रियजन भी ये देखकर बहुत खुश होंगे, शांतिपूर्ण अवस्था में रहेंगे और आनंदित महसूस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चाहे बस परमात्मा का नाम ही लिख दीजिए, चाहे जिस भी ईश्वर को आप जिस भी रूप में प्रेम करते हैं उनको एक बार सादर प्रणाम कर दीजिए, लेकिन छोटा सा कमेंट ज़रूर लिखिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।